गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 8 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक्चुअली हम लोग पहले इसके बारे में कर चुके हैं बात, लेकिन थोड़ा आपको बताऊंगा क्या होता है ऑर्बिट, क्या होता है, कैसे काम करता है। और यहाँ से एक्चुअली हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली एक बैड न्यूज है क्योंकि इंडिया ने पहली बार SSLV को लॉन्च किया और वो फेल हो गया। तो थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। AIS यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज एंड डेप्यूटेशन पिछले साल भी और जनवरी के महीने में भी काफी न्यूज में था क्योंकि सरकार ने कुछ रूल्स को चेंज किया था कि जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑल इंडिया ऑफिसर्स होते हैं, वो स्टेट से जब वो सेंटर के डेपुटेशन में जाते हैं, कुछ रूल्स वगैरह चेंज किए थे। उस समय सेंटर स्टेट के बीच में काफी हंगामा हुआ था, तब भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था और आज फिर से इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि भैया ये दोबारा से न्यूज में है। ठीक है जी, पूरी बात करेंगे। अच्छी बात है क्योंकि आप कल को आपको भी सर्विस ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो कैडर सिस्टम, डेपुटेशन सिस्टम, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यूएस नेवी शिप इन इंडिया तो पहली बार जो है रिपेयर के पर्पज से यूएसए का नेवी शिप, ये नॉर्मल शिप नहीं है, नेवल शिप है, तो इंडिया के डॉकयार्ड पे आया है। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर थोड़ा बात करने वाले हैं कोरल रीफ के बारे में और यहाँ पे हमारा मेजर फोकस रहेगा कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक्चुअली मतलब ये बिल्कुल 100% ट्रू है। द हिंदू वालों ने आज क्या किया, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया अपना पुराना आर्टिकल। एक्चुअली एक्सप्लेन सेक्शन है जो उनको शायद कुछ और मिला नहीं होगा लिखने के लिए, उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मैं जब पुराने आर्टिकल को पढ़ने लगा रेफरेंस के लिए तो वो बिल्कुल लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट है। खैर ये थोड़ा न्यूज में क्यों है, थोड़ा उसलिए इसको देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल कितने टाइप के होते हैं, कोरल कैसे काम करता है, तो थोड़ा बहुत हमारा जो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा जियोग्राफी वाला पर्सपेक्टिव है, हम लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। कोलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है तो ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही बात करेंगे तो, क्योंकि आज एक्सप्लेन सेक्शन में इसको ये आया हुआ है क्योंकि रमन्ना जी जो है रिटायर होने के बाद हमारे नए जो यूयू ललित जी जो हैं हमारे नए CGI हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि CGI की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कोलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और एक्चुअली यहीं से आज हम लोग कुछ MCQs भी निकालेंगे। ठीक है, इसी सेक्शन से। चलो, इंडियन डेमोक्रेसी गुड एंड बैड, मतलब ये सिर्फ बात करने के लिए है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई फैक्ट नहीं दिए हुए हैं। ऐसे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रादर देन GS। तो थोड़ा सा यहाँ से मिले क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ऐसे के लिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं लिख पाएंगे, छोटा मोटा ऐसे 250 वर्ड्स का, तो उसको भी हम लोग यहाँ से थोड़ा देख लेंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी है, थोड़ा उसको भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा जो आपको मैं बात बोलता हूँ क्या, वो ये है कि आपने क्या करना है, इसको करना है जी लाइक। ठीक है, तो लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी और आपके लिए बेटर कंटेंट हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, चलो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय SSLV इन रॉन्ग ऑर्बिट नॉट यूजेबल। देखिए आर्टिकल की जो हेडलाइंस है ना, यही बहुत कुछ कह देती हैं। सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय मतलब हमारे पास एक सैटेलाइट होता है जिसका प्रॉपर वहां पे जाके फंक्शनिंग करने। अब ये सैटेलाइट अलग अलग पर्पज के लिए हो सकते हैं, सर्विलियंस के हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए हो सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हो सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए सैटेलाइट काम करते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, व्हीकल। अब सीधी सी बात है, मान लो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो आपको किसी व्हीकल में ही तो जाना पड़ेगा ना। आप बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, गाड़ी में जाओगे, तो आप उसमें बैठ के जाते हो। अब यहां इस व्हीकल में कौन बैठ के जाता है, सैटेलाइट बैठ के जाता है। ठीक है, तो एक व्हीकल होता है जिसे आप लोग ना रॉकेट भी, एक तरह का रॉकेट कह सकते हो। तो उस रॉकेट के ऊपर जो है सैटेलाइट्स होते हैं। ये रॉकेट जो है हमारे सैटेलाइट को लेके जाता है अर्थ से ऊपर। अब वो जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस ऑर्बिट में जाके उनको सेटल डाउन कर देता है। ठीक है, आप ये समझिए इस तरह से, जैसे भाई यहां से जो है वो रॉकेट चला, ठीक है, ये हमारा व्हीकल चला, इस व्हीकल के अंदर जो है सैटेलाइट्स होते हैं 3, 4, 5, 10, 50 जितने भी आपको लॉन्च करने हैं। अब ये यहां से उड़ेगा, उड़ने के बाद जो है ऑर्बिट में जाएगा। एक हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, हमारे पास जो है हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। वो डिपेंड करता है उनकी हाइट के ऊपर। जैसे हमारा जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, जो सबसे टॉप पे होता है, वो लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर होता है अर्थ से ऊपर।
जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो आप ये समझ लीजिए कि 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 2000 किलोमीटर तक जाता है। यूजली जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं वो आप ये समझ लीजिए 400-500 के किलोमीटर तक ज्यादातर होते हैं, 400 से 500 किलोमीटर। हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी 400-500 किलोमीटर पे ही सैटेलाइट में वो हम लोगों ने उसको प्लेस किया हुआ है। तो ये उसको व्हीकल लेके जाता है। व्हीकल का काम सिर्फ डिलीवरी करना होता है, एक्चुअली फंक्शन सैटेलाइट का होता है जब एक बार उसको वो लॉन्च कर देता है। और जैसे हमारी अर्थ है, अब ये ऑर्बिट भी कई तरह के होते हैं। अब कुछ ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते हैं इस तरह से, और कुछ ऑर्बिट जो है से एलिप्टिकल होते हैं। जैसे हम लोग अर्थ की बात करें तो हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ कौन से ऑर्बिट में है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है। ठीक है, तो हाइट के हिसाब से भी अलग अलग ऑर्बिट हो सकते हैं और उनके पाथ के हिसाब से भी हो सकते हैं। कुछ सर्कुलर हो सकते हैं, सेमी सर्कुलर, एलिप्टिकल, डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए कोई बेसिक साइंस एंड टेक की क्लास तो है नहीं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होगा। तो मैं थोड़ी आपके जो ऑलरेडी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश कर सकता हूं, मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन कर सकता हूं, क्योंकि फिर तो वो सैटेलाइट वो आपकी जो साइंस एंड टेक की क्लास होती है उसमें इन्हीं टॉपिक को आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में करवाया जाता है टीचर के द्वारा बहुत डिटेल में। खैर वो एक अलग बात है। तो हमारे पास जो व्हीकल होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बड़ा ट्रक होता है तो वो कई हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। फिर कुछ हमारे पास छोटे व्हीकल होते हैं, साइकिल होता है, बाइक होती है, छोटी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ियां होती हैं। तो ये व्हीकल भी हमारे छोटे बड़े होते हैं। जैसे हमारे पास जो सबसे बड़ा व्हीकल है उसे कहते हैं GSLV, जो कई हजार किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है ऑर्बिट के अंदर जाके। ठीक है, इसे GSLV बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थोड़े कम वाले, मतलब 1000 किलोग्राम तक के जो है 1000, 1200, 1500 तक को कर सकता है। फिर सबसे छोटे वाले आते हैं CA वाले, SSLV वाले। तो ये इस तरह से होता है। तो ये SSLV हमारा जो है आप ये समझ लीजिए कि छोटी रिक्शा है, छोटा, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। PSLV आप समझ लीजिए आपकी बाइक हो गई। ठीक है, 200-400 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। GSLV आप समझ लीजिए आपका जो है पूरा प्लेन हो गया, वो ये हजारों किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर सकते हो। और ये बड़े बड़े सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकता है, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। तो स्मॉल स्पेस जो लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने भी किया था, इसका पर्पज यही था कि हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे हम लोग छोटे छोटे सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं अपने पर्पज से। तो इन्होंने भी जो है अलग अलग सैटेलाइट को किया जाना था, लेकिन SSLV जो है वो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया और पहली बार इसकी टेस्टिंग की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो पाया। मतलब पूरा निचोड़ यहाँ पे नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें जो सैटेलाइट को प्लेस करना था वो करना था एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली वो सर्कुलर के अंदर करना था, लेकिन वो एलिप्टिकल में हो गया। अब जब सैटेलाइट को बनाया गया था तो वो सर्कुलर के लिए बनाया गया था, एलिप्टिकल के लिए थोड़ी बनाया गया था। तो इसलिए वो अभी उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो जो है बेकार चले गए हैं। आप ये समझ लीजिए बस वो जो है स्पेस डेब्री बन के रह जाएंगे। ठीक है, उसको कोई ज्यादा काम नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बस इसमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने आजादी का हम लोग महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो जाएंगे इंडिया को। और एक हम लोगों ने आजादी सैट, मतलब आजादी सैटेलाइट, इसको हम लोगों ने छोड़ा था। बहुत हल्का सा था ये। ठीक है, 8 किलोग्राम के लगभग लगभग के इसमें कुछ कुछ क्यूबसेट थे, छोटे 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 करके। ठीक है, 50-50 ग्राम के हल्के हल्के क्यूबसेट थे और 8 किलोग्राम का लगभग ये सैटेलाइट था। और इसको एक्चुअली हमारे कंट्री की कुछ स्टूडेंट्स ने ही बनाया था। एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे जिसे कहते हैं स्पेस किड्स इंडिया। इसके तहत इंडिया में रूरल बैकग्राउंड से बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स को चुना गया था और उन्होंने ही इसको बनाया था और ये इसको लॉन्च किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एक तरह का एक्सीडेंट ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसरो ने पहली बार ही फेलियर हुआ है। 1993 में जब सबसे पहली बार हम लोगों ने PSLV लॉन्च किया था, उस समय भी हमें फेलियर ही हमारे हाथ लगा था। लेकिन उसके बाद PSLV ने क्या जबरदस्त कमाल कर दिया। 39 कॉन्सिक्वेंटली सक्सेस ऑपरेशन किए थे PSLV ने। और सिर्फ इंडिया के नहीं, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सबके सैटेलाइट PSLV लेके जाता है, सबसे ज्यादा। इवन चंद्रयान-1 जो 2008 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, वो भी हम लोगों ने PSLV से लॉन्च किया था। तो फेलियर से कम हमें ये तो पता चला कि इसके अंदर क्या कमी थी। जो लास्ट टाइम पे जो मोटर होती है, जो पुश करती है उसको ऑर्बिट के अंदर, वो फेल हो गई थी। तो खैर अगली बार ये गलती नहीं होगी, है ना। तो ये हमारे लिए भी पर्सनल लाइफ के लिए भी एक लेसन है ना। हम लोग बहुत सारे एग्जाम देते हैं, क्लियर नहीं हो पाता तो हम लोग गिव अप कर देते हैं। अगर ऐसे गिव अप करने लगते तो भैया इसरो कभी खड़ा ही नहीं हो पाता, नासा कभी खड़ा ही नहीं हो पाता।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नासा के ज्यादातर ऑपरेशन फेल होते हैं, लेकिन वहां से वो लोग लेसन लेते हैं, अगली बार वो सक्सेसफुल होते हैं। तो एवरी टाइम यू इवन यू आर फेल बेटर, है ना। अगर मान लो आपका एक बार प्रीलिम्स रह गया, मान लो आपका 50 नंबर से प्रीलिम्स रह गया, कोई बात नहीं, अगली बार अटेम्प्ट लें, हो सकता है अगली बार भी आपका अटेम्प्ट रह जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है रियलिटी में, लेकिन अगली बार आपका 50 नंबर से नहीं रहना चाहिए, मे बी 5-10 नंबर। तो यू फेल बेटर, बट एक दिन ऐसा आएगा आप कट ऑफ भी पार करोगे, आपका मेंस भी पार होगा, आपका इंटरव्यू भी पार होगा, और उस दिन वो दिन होगा तब आप जाके बोलोगे कि यस मैंने इसरो से लेसन लिया था, मैंने अपने फेलियर से लेसन लिया, मैंने सीखा गलतियों से, तो वो आप इस चीज। तो ऐसा मतलब मुझे एक्चुअली रियलिटी पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब कोई मिशन फेल होता है तो उसके एक हफ्ते के बाद एक्चुअली नासा के अंदर पार्टी की जाती है, लोग एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं फेलियर को नासा के अंदर, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि तुम्हारी गलतियां क्या है ना। तो दैट इज ऑल्सो देयर, तो सेलिब्रेट योर फेलियर्स एज वेल, बिकॉज देयर यू नेवर फेल, इधर यू सक्सीड और इधर यू लर्न, है ना। ये कोटेशन हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी किया था, खैर तो वो ज्यादा हो जाएगा, बट ये दिस इज द होल स्टोरी जो मैंने आपको थोड़ा बताया। आपके खुद के कंटेंट पढ़ने के लिए मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड किया है। हाई अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में क्या फर्क होता है, थोड़ा भी इसको देख सकते हो, ठीक है। एसएसएलवी के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो ये मैंने आपको यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये कंटेंट मैंने हम लोगों ने कुछ समय पहले किया था एसएसएलवी, वहीं से मैंने इसको उठाया हुआ है, कुछ नया मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। एसएसएलवी के हमारे पास कई सारे वर्जन होते हैं, D1, D2, D3। अभी जो हम लोगों ने लॉन्च किया था वो D1 था जो फेल हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग D2 उसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो सरकार ने जो है 169 करोड़ रुपए इसके लिए दिया था। तो एक लो कॉस्ट लो टर्न अराउंड और फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहती है एसएसएलवी के अंदर, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर डालता है, तो वो कुछ चीजें हम लोगों को करनी थी, थोड़ा आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें कुछ खास है नहीं। सैटरडे के दिन जब मैंने एनालिसिस करवाया था तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी वाले करवाए थे, पूछे थे आपसे, तो बहुत सारे बच्चों ने उसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। मोस्टली बच्चे सही आंसर देते हैं, क्योंकि अभी आप थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, एक कोई वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का बीच में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट एंड ए लीगल राइट, लेकिन यूपीएससी ने भैया एनसीईआरटी को ही ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देती है, हाँ 90% केस में देती है, लेकिन कभी कभी वो एनसीईआरटी से अलग भी हटके काम कर सकती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो एनसीईआरटी में हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, यूपीएससी उसी सेम स्टेटमेंट का अलग इंटरप्रिटेशन करता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। और पॉलिटी में इंटरप्रिटेशन वाली दिक्कत बड़ी हो जाती है, क्योंकि कानूनी भाषा होती है, हम चीजों को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, है ना। लो वाले भैया ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन में वही एग्जांपल है, out of the following statements choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of the government। अब ये जो स्टेटमेंट है बी वाली, ये 9th की पॉलिटी के एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई है, लेकिन यूपीएससी ने इसको नहीं माना, यूपीएससी ने सी वाली को मान लिया। द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर द एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, तो पूरी सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के द्वारा, लोगों की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ, तो इसी को ही कहते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि 9th की एनसीईआरटी कुछ और कहती है, ठीक है, अब पता नहीं उन्होंने किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया होगा। तो यूपीएससी का आंसर यही था सी, और यूपीएससी का आंसर था सी, तो हम तो यूपीएससी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। बाकी आप जो है थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 आईपीएस ऑफिसर्स ऑप्ट फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन। थोड़ा जनवरी में भी हम लोगों ने, जब सरकार ने रूल चेंज किए थे, पिछले साल भी जो है कुछ हंगामा यहाँ पे हुआ था। बेसिकली बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री के अंदर काम करने के लिए ऑफिसर्स है ही नहीं। अब जब भैया आपके पास ऑफिसर ही नहीं है, तो आप स्कीम पॉलिसीज को कैसे बनाओगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑफिसर्स आते कहां से हैं, वो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये ऑफिसर कौन होते हैं, ये होते हैं भैया ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, मतलब आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। इनमें जो ऑफिसर रैंक होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती है डेपुटेशन के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल 5 साल का डेपुटेशन पीरियड हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो जब आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका सिलेक्शन आईएएस आईपीएस में होता है या आईएफएस में होता है, ठीक है, तो ये होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज।
अब आपकी अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, यूपीएससी के द्वारा, लेकिन आपके जो रूल्स वगैरह हैं वो सब स्टेट कैडर के हिसाब से देखे जाते हैं। अब होता क्या है, आप जितने साल भी स्टेट में, अब आपने कोई चुना होगा स्टेट, आपका कैडर, आपने कोई होम कैडर या कुछ भी चुना होगा, अभी आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हो अपनी जिंदगी भर, लगभग अपनी जिंदगी भर ही करते हो, लेकिन बीच में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको डेपुटेशन में भेज सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सर्व करने के लिए 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है ऑफिसर्स को, तो वो स्टेट से डिमांड करता है। तो एक जो है ना ऑफिस, एक ऑफर लिस्ट होती है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने कोटा के हिसाब से एक ऑफर लिस्ट इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि माई बाप ये मेरे पास ऑफिसर हैं 3 4 5 जितने भी हैं, मैं इनको रिकमेंड करता हूं डेपुटेशन के लिए, अब आप इनको देख लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर उन ऑफिसर्स की का जो हमारे पास होम सेक्रेटरी होते हैं उनके पास नाम जाता है, फिर वहां से हमारे पास जो सेंट्रल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होता है इनके पास नाम जाता है, फिर उस नाम को जो है क्लियर करते हैं, फिर हमारी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी पॉलिसी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो इतने प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है आपको, तब जाके कहीं आपकी अपॉइंटमेंट होती है डेपुटेशन में। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम वहां पे चल रहा था, पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन कर रखी है। तो आप ये क्लियरली देखिए 1263 वैकेंसी है भैया आईपीएस ऑफिसर्स की 17 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप सोच रहे हो कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसमें क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऑफिसर्स की कमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो है ही। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन में भेजते ही नहीं, इवन ऑफिसर्स खुद इंटरेस्टेड नहीं है ही नहीं इंटरेस्टेड, वो जाना ही नहीं चाहते, वो स्टेट के अंदर रह के काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट के अंदर आपको सुविधा मिलती है, आपको पावर मिलती है, रुतबा मिलता है, मौज मिलती है। भैया आप सरकारी बंगले में रहते हो, अंग्रेजों के जमाने में जो बनाया हुआ बंगला है 10 एकड़ लैंड में, आप उसके अंदर रहते हो। आपके बंगले के अंदर भैया पार्क है, आप जितनी सब्जियां आप खाते हो सब आपके बंगले में लगती हैं, आपके पास गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ आपको मिलता है जब आप स्टेट के अंदर होते हो। लेकिन जब सेंटर में जाते हो तो आपको दिल्ली में अगर आपकी होती है तो आपको एक 2 BHK का फ्लैट मिलता है, ठीक है, और वो रोब नहीं है, वो रुतबा नहीं है जो आपका स्टेट में होता है। तो इसलिए ऑफिसर्स भी नहीं जाना चाहते। एक्चुअली ऑफिसर्स की कंकरेंस में ही आपको भेजा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट पहले ऑफिसर से पूछती है कि तुम जाना चाहते हो, बताओ। तो जब वो बोलते हैं कि हम जाना चाहते हैं तभी वो लोग उनका नाम रिकमेंड करते हैं। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम होता है। तो ओनली 3 IPS ऑफिसर्स ऑप्ट फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन। सिर्फ 3 ऑफिसर्स ने ये कहा है कि हम लोग सेंट्रल डेपुटेशन में जाना चाहते हैं। तो सोच के देखो कितनी कमियां हैं, और ये ज्यादातर कमी एक्चुअली ऑफिसर वाले स्टेज पे है। ऑफिसर मतलब समझ रहे हो ना, जब देखिए जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं वो तो जूनियर ऑफिसर होते हैं, है ना, जो DIG रैंक के होते हैं, जो IG रैंक के होते हैं, है ना, वो ऑफिसर्स की कमी है सेंट्रल के अंदर, तो जिनको स्टेट गवर्नमेंट भेज नहीं रही है ना, जो मतलब सीनियर ऑफिसर की मैं बात करूं जैसे DIG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इन सब की कमी है, भेज ही नहीं रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाहते। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इशू समझना पड़ेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना था, पढ़ सकते हो। 3 होती है हमारे पास, IAS, IPS और IFS, ठीक है। तो इनको अलॉटमेंट की जाती है स्टेट कैडर के द्वारा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है हमारे पास, ठीक है। कैडर जो IPS ऑफिसर्स की डेपुटेशन होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व एक लिस्ट इशू की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू देयर ओन कोटा। फिर बाद में वो ऑफिसर जब जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। वो सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब उन ऑफिसर्स की कमी पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया था, अभी जो है हमारे पास जो रूल है, एग्जिस्टिंग रूल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल 1954, इसके अंदर जो है जो रूल 6 है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए थे अभी थोड़े समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें यह कहा गया था कि अगर स्टेट ने अपनी मर्जी से ऑफिसर को डेपुटेशन में भेज दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं भेजेंगे तब भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती ऑफिसर को डेपुटेशन में भेज सकती है। तो 4 चेंजेस बेसिकली उसके अंदर किए गए थे अभी कुछ समय पहले। ये मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि जब ये रूल आए थे तो हम लोगों ने इसके ऊपर 3-4 दिन लगातार डिस्कशन किया था, रूल्स जब चेंज हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज के टॉपिक का पार्ट है ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है,
थोड़ा आप इसको जाके देख सकते हो कि वो रूल्स क्या थे जो चेंजेस किए गए थे, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों अपोज कर रही थी, बहुत बहुत इशू हुए थे उस समय यहाँ पे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह सब कुछ हम लोगों ने किया था, तो थोड़ा सा आप इसको जाके पढ़ सकते हो, ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने थोड़ा आपको डाला है। कॉन्सेप्ट जो है बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली ऑफिसर्स की कमी है, तो भैया सरकार को वैकेंसी बढ़ाने की जरूरत है, सबसे पहली बात है ना। वैकेंसी बढ़ाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑफिसर होंगे तो तभी तो वो सेंटर में भेजेंगे, अदरवाइज कैसे भेजेंगे, तो दिक्कत बहुत सारी है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन द फर्स्ट यूएस नेवी शिप इन इंडिया फॉर रिपेयर। कुछ ज्यादा नहीं करना आपने भैया, 2+2 हमारे अप्रैल में जो हुआ था, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक नया रिश्ता कायम हुआ, और वो इतना इतना रिश्ता इतना जबरदस्त कायम हो गया कि आने वाले समय में अमेरिका के जो शिप्स हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। लॉजिस्टिक वाला हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है ना, ऐसे ही इंडिया भी कर सकता है। तो समझ के देखिए, मान लो फ्यूचर में अगर अमेरिका का चाइना के साथ वॉर होता है तो इंडिया जो है उनको सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। अब उस अग्रीमेंट के बेसिस पे पहली बार जो है यूएसए का नेवी शिप जिसका नाम है चार्ल्स ड्रू, वो आया है भैया हमारे शिप यार्ड में। कहां पे? कट्टुपल्ली में, चेन्नई में, ठीक है। लार्सन एंड टब्रो जो एलएनटी जो कंपनी है वो इसको देखती है, संभालती है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बाय दिस अमेरिकन नेवी, ठीक है। तो बस ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और हमारी जो शिप यार्ड मतलब जो शिप्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अभी इंडिया जो है अपना एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं विक्रांत नाम से, है ना, इंडिजिनस। तो आने वाले समय में डेफिनेटली और बहुत कुछ करेंगे हम लोग यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ रिकवरी एंड वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट थ्रेट, ठीक है। बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वाला, ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बैरियर रीफ, मतलब कोरल रीफ की मैं बात कर रहा हूं। कोरल रीफ कई तरह के होते हैं, एक हमारे पास फ्रिंजिंग रीफ होता है, एक हमारे पास बैरियर रीफ होता है, फिर एक हमारे पास अटोल्स होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी के होता है। तो हम लोग बैरियर रीफ की बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कोई आइलैंड होता है, ठीक है, तो इस आइलैंड के थोड़ा सा दूर ऐसे पैरेलल में ये बैरियर रीफ आपको मिलते हैं। ये बैरियर, क्योंकि शिप्स वगैरह जो यहाँ से आते हैं ना, उनके लिए एज ए बैरियर का काम करते हैं, इसलिए इसको बैरियर रीफ कहा जाता है। जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, वो बिल्कुल एकदम ना कोस्ट के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। फिर एक अटोल होते हैं, वो कुछ इस तरह से रहते हैं। तो अटोल में बीच में लैंड नहीं होती है, बीच में लेक होती है जिसे लगून कहते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो अपनी एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। खैर, तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये लगातार हो रहा था भैया डिस्ट्रॉय। क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। देखिए जो कोरल्स होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको पहले से पता ही है वैसे इस चीज के बारे में ना, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी अपना अगर पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत अच्छे से इसको दिया होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किस किस के बीच में? पोलिप के बीच में और जूज एंथली के बीच में, ठीक है, जूज एंथली के बीच में, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो पोलिप जो होता है वो जो है एनिमल किंगडम से आता है, और जूज एंथली जो है वो हमारा प्लांट किंगडम से आता है। तो दोनों के बीच में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इससे बनते हैं हमारे कोरल रीफ। तो ये जो पोलिप होते हैं, पोलिप कुछ इस तरह से होते हैं, इनके चारों तरफ एक कवर होता है जो कि हार्ड शेल का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब ये मर जाते हैं, ये करोड़ों अरबों बिलियंस एंड बिलियन की संख्या में रहते हैं। तो जब ये मर जाते हैं, अब पोली तो मर जाता है बेचारा, लेकिन उसका जो स्केलेटन है, उसका जो बाहर वाला जो हार्ड शेल होता है वो पीछे छूट जाता है। तो जिसकी वजह से वो सालों सालों तक ऐसे जमा हो जाता है। तो नए पोलिप आते हैं, वो भी मर जाते हैं, उनके स्केलेटन भी जमा हो जाते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं, नए वाले आते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है वो इस तरह का एक माउंटेन टाइप सा बन जाता है, जिसे कहते हैं रिज, ठीक है। इसको ही कहते हैं कोरल रीफ। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो कोरल रीफ है ना, वो हो रहा था डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जो पोलिप होते हैं ये तो जूज एंथली के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जूज एंथली पोलिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब क्लाइमेट, अब ये जो जूज एंथली होते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ अलगे, जो अलगे होता है ना उसी की वैरायटी होती है। ये बड़े टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे जाता है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोरल रीफ को मेंटेन करने के लिए। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो है स्टेबल रहना चाहिए, वो कुछ कुछ कंडीशन होती हैं कोरल रीफ के लिए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है पैसिफिक ओशन का बढ़ रहा है टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ हो रहे हैं डिस्ट्रॉय। और ये यूनेस्को, वही नेचुरल हेरिटेज भी है ऑफ कोर्स, ठीक है। और 4 से 5 बिलियन डॉलर की हर साल
और 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, टूरिज्म एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तो हैं ही, ठीक है। और ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का जो 50% जो फिश रिजर्व है वो तो इन्हीं के अंदर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली कोरल रीफ वगैरह। इन्हें कहा जाता है क्या, लंग्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। खैर, तो ये डिस्ट्रॉय हो रहे थे और यूनेस्को ने बल्कि धमकी भी दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, अगर तुम लोगों ने इसको नहीं बचाया तो हम लोग इसको जो है वो नेचुरल हेरिटेज से हटा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इशू यहाँ पे चल रहे थे इस गहरे बैरे रीफ को लेके, ठीक है। तो वही थोड़ा मैंने इसलिए आपके डाल दिया है, कोरल रीफ क्या होता है, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब जूस एंथली मरने लगते हैं तो पोलिप भी मर जाते हैं। वैसे काफी कलरफुल होते हैं, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत कलरफुल होते हैं, जैसे हमारे प्लांट कलरफुल होते हैं ना, उनके जो पत्ते होते हैं, तो क्योंकि जो जूस एंथली होता है ये भी तो एक प्लांट ही यानी किंगडम से ही होता है ना, तो इसलिए बहुत कलरफुल होता है। तो जब जूस एंथली कलरफुल होता है तो ये हमारा देखिए कितना कितना बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन जब ये मर जाते हैं तो जूस एंथली मर जाते हैं, वो इनका कलर पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाता है, तो पूरे व्हाइट हो जाते हैं, ब्लीचिंग हो जाती है ना, उसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। जैसे बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर में जाके जो है गोरा होने के लिए ब्लीचिंग करवाते हैं, लेकिन वो ब्लीचिंग हो सकता है आपको ब्यूटीफाई करे, लेकिन जो कोरल की ब्लीचिंग है भैया वो आपको ब्यूटीफाई नहीं करती है। कोरल तो रंग बिरंगे कलरफुली अच्छे लगते हैं, है ना, अगर वो सारे के सारे व्हाइट हो जाएंगे तो बहुत अगली लगते हैं, है ना, वो भी एक यहाँ पे बड़ी बात है। तो जैसे ही थोड़ा सा सेंसिटिव होता है मामला टेम्परेचर वाला तो ये मरने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर 1.25 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो कोरल्स भी हमारे डेड हो रहे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा था यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा आप देख लीजिएगा ना, इसका स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया है ना, वर्ल्ड हेरिटेज है ये रीफ वाला, है ना, 2015 में इसको डिक्लेयर किया गया था और मतलब इसको थ्रेटन हुआ था, तो इसको डाउनग्रेड कर दिया था बेसिकली यूनेस्को ने। तो ऑस्ट्रेलिया काफी प्रयास कर रहा है इसको रिवाइव करने का, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कुछ रिसर्च की है जो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये थोड़ा सा गैप जो आप शंकर आईएएस में इसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि क्लास में यहाँ तो पॉसिबल नहीं है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो लेकिन शंकर आईएएस में इसको जाके बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, बहुत बढ़िया से वहां पे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ कैसे डेवलप होते हैं, पूरा अच्छे से एकदम समझाया गया है। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो, फिर आप उसमें जो है कुछ करंट वाला एलिमेंट अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, उस तरह से काम होता है, ठीक है। चलिए, द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, अब जो है इसको लेकर थोड़ा न्यूज़पेपर से कर लेते हैं क्योंकि घिसा पिटा सा टॉपिक है। तो बात यह है कि भैया रमन्ना जी का टेन्योर जो है हो गया खत्म और इनकी जगह पे हमारे नए सीजेई आ रहे हैं मिस्टर यूयू ललित, ठीक है। तो एक्चुअली जो रमन्ना जी का जो कॉलेजियम था जितने भी समय में रहे इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। सबसे ज्यादा जबरदस्त काम इन्होंने किया कि जो जुडिशियल वैकेंसी थी वो खूब सारी भरी इन्होंने, और सरकार ने भी काफी इनके साथ कोऑपरेट किया। तो जितने नामों को रिकमेंड ये लोग करते थे अपने कॉलेजियम से, सरकार जो है ज्यादातर नाम क्लियर कर देती थी, तो काफी अच्छा काम किया है। खैर, इवन इन्होंने एक हिस्ट्री भी बनाया। तो जो हमारे पास जस्टिस बीवी नागरत्ना जी हैं, नागरत्ना जी 2027 में इंडिया की पहली वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं। इनका नाम भी जो है वो रमन्ना जी की कॉलेजियम ने ही रिकमेंड किया था। तो कॉलेजियम कैसे काम करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम की जो शुरुआत है वो काफी पहले हो चुकी थी। 1993 में हम लोगों ने सबसे पहली बार इसको जो है प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया। लेकिन उस समय क्या होता था, 1993 वाला जो सेकंड जज केस था उसमें सीजेआई होते थे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, जो नामों को रिकमेंड करते थे सरकार को। फिर बाद में 1998 में जो थर्ड जजेस केस आया, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कि प्रेजेंट में भी यही काम कर रहा है, ठीक है। हाउ डज द कॉलेजियम सिस्टम वर्क, कैसे काम करता है, देखिए, ये कुछ नामों को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, सरकार को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और अगर सरकार मान लो कोई नाम है XYZ तो इन्होंने रिकमेंड किया, अब सरकार का मूड नहीं है इसको अपॉइंट करने का, तो सरकार उस फाइल को वापस भेजती है कॉलेजियम के ऊपर कि माई बाप जो है इसको थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, हमें ये थोड़ा पसंद नहीं है। तो कॉलेजियम क्या कर सकता है, उसको वीटो कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, वीटो का मतलब ये है कि कॉलेजियम चाहे तो सरकार, और ऐसा होता भी है मोस्टली, कॉलेजियम सरकार की बात नहीं मानता है। अगर दोबारा से रिकमेंडेशन के बावजूद भी अगर कॉलेजियम बोल देता है कि नहीं इस जज को अपॉइंट करना है, तो सरकार को उसको अपॉइंट करना ही पड़ता है। तो सरकार का यहाँ पे कोई ज्यादा जो है रोल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। हालांकि कॉलेजियम को लेकर टाइम टू टाइम काफी क्रिटिसिज्म भी होता है,
लोग कहते हैं कि भैया ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इसके अंदर, और नेपोटिज्म की भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, जो कि आप देखोगे अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर कुछ गिनी चुनी फैमिली ही ऐसी हैं, उन्हीं के जो है चाचे भतीजे बेटे बेटियां जो है वही जज बनते हैं, वही चीज सीजे बन रहे हैं। ये बहुत आम सी बात है हमारे यहाँ पे। कुछ समय पहले, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं मतलब पूरा करेक्ट हूं या कि नहीं यहाँ पे, आई मे बी रोंग, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में 83 फैमिलीज ऐसी हैं आजादी के बाद से अभी तक, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 90% से ज्यादा जजेस जो हैं वो इन 83 फैमिली से ही आए हैं। तो फैमिली में घूमता रहता है इधर से उधर, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या जस्टिस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो एक अलग डिस्कशन हमारे यहाँ पे हो सकता है। हाउ आर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट में? तो एक प्रोसीजर होता है हमारे पास जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑफ कोर्स क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 154। तो सबसे पहले क्या होता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीजीआई शुड बी द सीनियर मोस्ट जज। तो एक तो ये नॉर्म बन चुका है कि सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट सीजीआई होते हैं। हालांकि इमरजेंसी के दौरान और इंदिरा गांधी ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, बट स्टिल अभी यही प्रोसीजर माना जाता है। तो जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं, वो जैसे अभी रमन्ना जी को जाना था, यू ललित जी को आना था, तो लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो रमन्ना जी को बोलते हैं कि सर आप प्रोसीजर को चालू कर दीजिए। तो अप्रोप्रिएट टाइम जब उनको लगता है कि ठीक ठाक समय आ गया है, तो उनके सक्सेसर के बारे में उनसे नाम लिया जाता है। तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नाम जो है उनको दिया जाता है। लॉ मिनिस्ट्री फिर उस नाम को जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है रिकमेंड करती है, प्राइम मिनिस्टर फिर जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। तो कुछ कुछ प्रोसीजर होता है जो हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं जानना है, ठीक है। चाहे आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता यूपीएससी, उसका हम लोग कोई लॉ का पेपर थोड़ी दे रहे हैं, हम कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी कर रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे इतने जो केसेस की पेंडेंसी है, लाखों के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा रीजन इसके लिए वैकेंसी भी है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है? आर्टिकल कहता है नहीं, वैकेंसी का केसेस की पेंडेंसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इन्होंने पूरा उसके लिए आर्गुमेंट भी दिया है। देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ था तो 1950s में हमारे पास 8 जज हुआ करते थे, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 100 प्लस ही कुछ केसेस थे। फिर 1916 में जजेस की संख्या बढ़ा के 14 कर दी गई, लेकिन केस भी जो है वो 3000 से ऊपर हो गए। फिर 1978 में जो है 18 जज हो गए, लेकिन केस जो है भैया 40,000 से पार चले गए। 2009 के अंदर जो है हमारे यहाँ पे 31 जज थे, 31, लेकिन 50,000 की जो है केस की पेंडेंसी थी। सोच रहे हो? तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जजेस की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है, लेकिन केसेस की संख्या भी बढ़ी है। अब उसके बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जजेस की संख्या बढ़ाने से अचानक जो है केस कम हो जाएंगे, इसकी कोई बहुत ज्यादा प्रूफ यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। हाँ, अलग अलग आर्गुमेंट यहाँ पे हो सकते हैं कि देश बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, कोर्ट के अंदर केस जा रहे हैं, गवर्नमेंट का लिटिगेशन इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। लेकिन ये 100% सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है कि आप उनकी संख्या बढ़ा दो तो केस की पेंडेंसी कम हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है ऑफ कोर्स, बट not 100% true according to this article, and they have given this argument with some evidence। वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा सा था ये, आप इसको जाके थोड़ा पढ़ना है तो डिटेल में लक्ष्मीकांत में कोलेजियम वगैरह के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। हम भी लोग टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहते हैं, है कि नहीं। चलिए, आज के जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली कोर्ट से ही मैंने पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। स्क्रीन को आपने पॉज करना है, ध्यान से पढ़ना है, आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं कहूंगा। अगर आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग सूट है तो हो सकता है आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम लक्ष्मीकांत आपका पढ़ा होना चाहिए 2-3 बार कम से कम, है ना। पढ़ने वाले तो 10 बार भी पढ़ लेते हैं लक्ष्मीकांत, बट स्टिल ठीक है, आपकी एनसीईआरटी और आपने अच्छे से पढ़ा हो, लक्ष्मीकांत पढ़ा हो, तभी क्वेश्चन आपके इस तरह के हैंडल हो सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल वार्टिकल आपका तभी याद होते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट आपको याद हो सकता है एक आधी बार आपने एनालिसिस सुन लिया, बट आर्टिकल आपको तभी याद होंगे जब बार बार पढ़ोगे। तो थोड़ा सा इसको स्क्रीन को पॉज करना है आपने और जो है कमेंट सेक्शन में उसको देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, जूम कर देता हूं, इसको स्क्रीन को पॉज कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, उसके अलावा 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इकोनॉमी वाले पूछे थे आपसे, जो कि यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 2017 में और 2020 में पूछा गया था। तो पहले का आंसर हो जाता है ओनली 1,
तो भैया जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 12 मेंबर कमेटी बिल्कुल भी नहीं है, और यूनियन होम फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयर नहीं करते हैं, वो गवर्नर के द्वारा चेयर की जाती है, और ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को करता है, जैसे हमारे पास जो रेपो रेट होता है, ठीक है, उसको किया जाता है। उसके अलावा जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बारे में इन्होंने बात किया था यहाँ पे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी होती है जब मनी सप्लाई को कम किया जाता है, तो उन्होंने ये कुछ बातें बोली हैं। तो जब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के अंदर कट डाउन किया जाता है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी होती है। तो जब भी कट किया जाता है रेपो रेट वगैरह के अंदर, तो एक्सपेंशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये क्या कहता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जब इंक्रीज होती है, ठीक है, तब एक्सपेंशन होता है। तो जब रिड्यूस होती है कोई भी जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, CRR, SLR, रेपो रेट, वो सब, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर। और जब मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी या SLR, बैंक रेट, रेपो रेट इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन होता है। तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है, इंक्रीज, एक्सपेंशन, डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दोस्तों, वो है आज का एडिटोरियल सेक्शन, जो बात करता है इंडिया डेमोक्रेसी और प्रोमिस्ड रिपब्लिक के बारे में। देखिए इंडिया डेमोक्रेसी तो है ही, इसमें तो किसी तरह कोई डाउट नहीं है। अब वो परफेक्ट डेमोक्रेसी है कि नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज अ फ्लोड डेमोक्रेसी, है ना, इंडिया इज नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इवन नो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को छोड़ के परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है दुनिया में ना, परफेक्शन इज अ हॉक्स। खैर, तो वो एक अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, और बहुत सारे फ्लोज हैं, उनको हम लोग टाइम टू टाइम जो है रेक्टिफाई करते हैं, और इसी तरह से चीजें इंप्रूव होती हैं, है ना। और प्रोमिस्ड रिपब्लिक का मतलब ये है कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो हम लोगों ने अपनी कंट्री के लिए क्या सपना देखा था, क्या हम लोगों ने प्रोमिस किया था अपने लोगों से, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, है ना, क्या डेमोक्रेसी उसको फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर किया गया है, तो थोड़ा सा हम भी लोग देख लेते हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, कुछ अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको चीज आ सकता है समझ में, तो थोड़ा, और ये कोई ऐसा कोई नया नहीं है, ये सब हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये कहना है इनका कि जब 1947 के बाद और उसके आसपास ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज फ्री हो गई थी साउथ एशिया के अंदर, जिसमें से इंडिया भी एक था, इंडिया और दूसरी कंट्री बहुत सारी थी, उनमें से इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके अंदर अभी तक स्टेबिलिटी देखी गई है। बाकी मोस्टली कंट्रीज में कहीं पे आर्मी रूल चल रहा है, कहीं पे डिक्टेटरशिप चल रही है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है पॉलिटिकली। लेकिन क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस बात की गारंटी है कि आप अच्छा काम कर रहे हो? यह भी तो बड़ा सवाल है ना। क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस बात की गारंटी देती है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो? यह बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है इन्होंने यहाँ पे आंसर इन्होंने किया है। तो इनका कहना है कि इंडिया मे नॉट हैव सक्सीडेड इन द इकोनॉमिक टर्म्स, है ना, इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया ने हो सकता है उतना सक्सेस अचीव ना किया हो, लेकिन जब हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब इंडिया ने काफी अच्छी यहाँ पे सक्सेसफुल हासिल किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडिया में कंटिन्यू रही है। लेकिन इनका यह कहना है कि जब डेमोक्रेसी की सक्सेस और डेमोक्रेसी का फेलियर हम लोग कैसे जज करेंगे, कैसे पता चलता है कि डेमोक्रेसी सक्सेस कर रही है, फेलियर कर रही है? कि सिर्फ इसी से करेंगे कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है? नहीं, ये तो इतना तो नहीं कर सकते ना। हर आदमी के जेब में मोबाइल फोन है, क्या इससे सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम लोग जज करें कि इंडिया ने बढ़िया, हमारी डेमोक्रेसी सही है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो 75 ईयर हमारे हो चुके हैं, तो सब लोगों को इस बारे में सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सक्सेस वाले तो पॉइंट हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारे पास हैं डेफिनेटली। हमारा गोल क्या था जब आजादी हुई थी? गोल ये था कि सभी को फ्रीडम मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे इंडिया में कोई वर्कर हो, चाहे हमारे पेजेंट्स हों, चाहे हमारे जो है बिजनेसमैन हो। पॉवर्टी को एंड करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे, डिसीज को खत्म करेंगे, इग्नोरेंस को खत्म करेंगे, एक प्रोस्पेरस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव नेशन बनाएंगे, एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में जो आपको जस्टिस देंगे, जो आपको फ्रीडम देंगे, चाहे हर मर्द हो चाहे हर औरत हो, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स का एक गोल था, ये उनका ड्रीम था। अब इस ड्रीम को हम लोगों ने अचीव किया कि नहीं किया?
हाँ, बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम लोग काफी पीछे हैं, खासकर जेंडर वाले मामले में। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन अभी भी कास्ट और जेंडर के बीच में ही उलझी हुई है ना। धर्म, आज भी हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं 75 ईयर्स के बाद। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा रैम्पेट है, रूरल एरिया में थोड़ी ज्यादा है, अर्बन एरिया में भी है ना। विद इन एवरी सोशल ग्रुप वीमेन आर वर्स ऑफ देन देयर मैन। वीमेन आर लेस न्यूट्रिशन बहुत कम मिलता है, वीमेन को एजुकेशन भी बहुत कम मिलता है, उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है पंचायत में, स्टेट लेजिस्लेचर में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। अब इसका आपको मैं प्रूफ दूं, आपको थोड़ा हंसी भी आएगा, लेकिन बहुत सैड अफेयर है। ये देखिए, इसका प्रूफ आपको देता हूं, आज का ये आर्टिकल है, हस्बैंड्स ऑफ इलेक्टेड वीमेन टेक ओथ इन एमपी पंचायत। सरपंच पति, प्रधान पति वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि ये बहुत रैम्पेट है, बहुत नॉर्मल होता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन देखो भाई साहब, इनकी पत्नियां प्रधान चुनी गई हैं सरपंच, लेकिन ओथ कौन ले रहे हैं? इनके पति। और ये वीडियो भी कितना वायरल हो गया है, बहुत वायरल हुआ था 2-3 दिन पहले ये वीडियो। ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है सोसाइटी में। तो सिर्फ वीमेन को कागज के ऊपर ये दिखाना कि हाँ पंचायत में आपने चुन के आ गए हो, इट्स अ सेपरेट थिंग। क्या आप उसको रियलिटी में उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो? दैट्स अ सेपरेट थिंग। इवन मैंने अपने गांव में भी बहुत देखा है कि जब 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 वीमेन के लिए सीट रिजर्व की जाती है गांव में सरपंच वगैरह के लिए, तो भैया जब उसका प्रचार किया जाता है तो वीमेन के नाम पे प्रचार नहीं किया जाता है, उसके हस्बैंड के नाम पे प्रचार किया जाता है, उसकी ही फोटो लगाई जाती है, उसको ही एज अ सरपंच प्रोजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे हम तो वीमेन का जो है चेहरा नहीं दिखा सकते, पोस्टर के ऊपर बड़े बड़े नहीं दिखा सकते। तो पैट्रियार्कल जो माइंड सेट है ना, वो जा ही नहीं रहा है भैया हमारी रगों से, कि वीमेन को आप पावर देना, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हो वीमेन को पावर देना, है ना। और ये जो आर्टिकल है, और ये तो सिर्फ एक आर्टिकल है, ऐसा ऐसा बहुत नॉर्म हो गया है सोसाइटी में, इट्स बीन अ थिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो वो सारी चीजें हैं। तो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है वीमेन का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में वर्ल्ड में सबसे कम कंट्रीज में गिना जाता है। तो एज अ सेकेंडरी सिटीजन जो है ट्रीट किया जाता है वीमेन को, जबकि इनकी पॉपुलेशन 50% है, लेकिन पावर उनके पास 5% भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। वो तो है ही इन जनरल। हमारे यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी भी है। इंडिया बीइंग अ नेशन, हमारे इस नेशन के अंदर बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं, है ना। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि उनके पास इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत कम है, बट स्टिल ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हुआ है। चाहे आप हेल्थ की बात करो, चाहे आप एजुकेशन की बात करो, है ना, पर कैपिटा इनकम की बात करो। तो इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे केरला वगैरह, केरला वगैरह जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में बिल्कुल चाइना से भी इवन आगे है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। कुछ हमारे इंडिया में जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं, कुछ वेस्टर्न स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, इन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है रेस्ट ऑफ द कंट्री की कंपैरिजन में। कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अगर हम लोग छोड़ दें तो उन्होंने भी थोड़ा अच्छा काम किया है, बट रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। नीति आयोग ने 2021 में रिपोर्ट निकाली पिछले साल ही, जिन्होंने कहा कि बिहार के अंदर 50% जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल भैया बिलो पॉवर्टी हैं, जबकि केरला में यही परसेंट 1% के आसपास है। इतनी ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी है ना। तो साउथ और वेस्ट, अब इसका रीजन क्या है कि जो साउथ सदर्न जो स्टेट्स हैं या जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो इतना बढ़िया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हायरार्की को तोड़ा है, ट्रेडिशनल हायरार्की को तोड़ा है। चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे रीजनल के बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, उस हायरार्की को इन्होंने तोड़ा है। और जब 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 एससी क्लास, एसटी क्लास, ओबीसी क्लास या जब वीमेन, अलग अलग धर्मों के लोग जब आएंगे, पावर के अंदर आएंगे, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होगा, तो डेफिनेटली भैया सरकार तो बढ़िया काम करेगी ही करेगी। तो ऐसे ग्रुप जो जिनको पहले पिछड़ा माना जाता था, अब उनके हाथ में भी अगर पावर आएगी तो डेफिनेटली सोसाइटी जो है वो बेटर तरीके से काम करेगी। ऐसे स्टेप लिए जाएंगे पब्लिक पॉलिसी में जो कि पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, जो वर्ग ऊपर उठा हुआ है वो तो हजारों साल से उठा ही हुआ है ना, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है नीचे वाले ग्रुप की, इनको भी ऊपर लेके जाना है, अपलिफ्टमेंट करना है, सर्वोदय करना है ना, सर्वोदय। तो वो थोड़ा सा चीजें हैं। तो लेकिन इंडिया ऊपर ऊपर से डेमोक्रेसी नजर आता है, लेकिन क्या एक्चुअली में इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं, उनको उनको उनकी रिस्पेक्ट की जाती है? नहीं की जाती। कुछ केसेस में हो सकता है, देखिए जैसे इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने,
तो डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई, है ना। भैया इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, आपके ट्वीट्स को बैन कर दिया जाता है, फेसबुक की पोस्ट पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है ना। जर्नलिस्ट वगैरह को अरेस्ट किया जाता है, उनके साथ मारपीट कर दी जाती है, कभी कभी तो उनको पीट भी दिया जाता है, मार भी दिया जाता है जान से। तो ये सब क्या है, ये डेमोक्रेसी के लिए कोई बढ़िया चीज थोड़ी है ना। डेमोक्रेसी का मतलब ही है डिबेट, डिस्कशन, अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप वही सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो काहे की डेमोक्रेसी। सिर्फ 5 साल में इलेक्शन करवा देना ही डेमोक्रेसी थोड़ी है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, और इंडिया में ये समस्याएं बहुत पहले से रही हैं, 1947 के बाद से ही ये समस्याएं थी इंडिया में। अभी धीरे धीरे कम हो रही हैं डेफिनेटली, और लेट्स होप कि आने वाले कुछ सालों में 10, 20, 50, 100 सालों में इंडिया और थ्राइव करे, बढ़िया तरीके से काम करे। ठीक है, तो वो कुछ कुछ चीजें हैं। तो ये आप थोड़ा देख, हालांकि बहुत जैसे जैसे आरटीआई जो वर्कर्स होते हैं, है ना, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो डेमोक्रेसी को इंटैक्ट करते हैं। बहुत सारे एनजीओज वगैरह होते हैं, वो भी काम करते हैं। और जैसे आप ये देख लीजिए कि जैसे 2014 से पहले इंडिया में जो है करप्शन के कितने केसेस आया करते थे। तो 2014 में जो है लोग जो है वो करप्शन के, तो लोगों को भी यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा ना डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लोग हालांकि डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ना। तो खाली सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। तो और इंडिया में लोगों ने बार बार इस चीज को दिखाया है कि यस, हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। 2014 में नजर आया, 1977 में चीज नजर आई थी, है ना, जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया कांग्रेस की सरकार को उस समय। तो लोगों को भी सामने आना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। तो मैंने जो भी बातें बोली हैं वो इस आर्टिकल के तक ही लिमिटेड है, मेरा इसमें कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, वो कहता है द प्राइस ऑफ द फ्रीडम इज एटर्नल विजिलेंस। कमेंट करना है 250 वर्ड में, इट्स लाइक काइंड ऑफ एसे। ठीक है, तो फ्रीडम आपको फ्री में नहीं मिलती है भैया, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब तक आप फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हो, उसके ऊपर नजर रखते हो, तभी तक आपको फ्रीडम मिलती है। तो फ्रीडम मींस एटर्नल विजिलेंस। तो एक बार आपको फ्रीडम मिल गया, चिल नहीं होना है कि अब तो फ्रीडम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 47 में आपको फ्रीडम मिल गया, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं। आपको लगातार काम करना पड़ेगा उस फ्रीडम को मजबूत बनाने के लिए, उस फ्रीडम को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बढ़िया बात बोली है अब्राहम लिंकन जी ने। कहता है एज आई वुड नॉट बी अ स्लेव सो आई वुड नॉट बी अ मास्टर, दिस एक्सप्रेसेस माय आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज सेड बाय द अब्राहम लिंकन। मतलब भैया अगर मैं गुलाम नहीं हूं तो मुझे मास्टर बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं स्लेवरी में बिलीव नहीं करता तो फिर मैं मास्टर होने में भी बिलीव नहीं करता हूं। तो डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं, कोई आपका गुलाम नहीं है, कोई आप किसी के मास्टर नहीं हो, आपका कोई मास्टर नहीं है। वी हैव वन वोट, एवरीवन हैज वन वोट, एंड वन वोट हैज वन वैल्यू। ठीक है, तो सबको इसके लिए काम करना पड़ता है। हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जिसको थोड़ा सा जाके पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है। समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ही ली हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।